Assalamu alaikum, dear students. So far now we have discussed, lot of things. We have discussed what is morphology. We have discussed what is morpheme. We have also discussed free morphemes and bound morphemes. Furthermore, we have also discussed that what is meant by lexeme. Okay? Lexeme is the base, dictionary form of a word. ठीक है, उसको हम lexeme कहते हैं. तो लेग्जीम जो हैं, अब ज़ाहिर है ये लेग्जीम्स जो होते हैं ये चूँकि डिक्शनरी के अंदर लिखे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री मॉर्फीम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये फ्री ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनको आप सेंटेंस के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं. अच्छा, इन वर्ड के साथ जब हम बाउंड मॉर्फीम्स को अटैच करते हैं तो ये दो टाइप्स के मॉर्फोलॉजिकल रूल्स जो है उससे निकलते हैं, ठीक है. इस अटैचमेंट से टू काइंड्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल रूल्स जो है वो निकलते हैं. अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल रूल्स हैं, ठीक है, ये वर्ड के अंदर दो टाइप का चेंज लेकर आते हैं. नंबर वन पे तो ये है कि वर्ड जो है वो उसी टाइप का वर्ड रहता है लेकिन वो स्लाइटली इन्फ्लेक्ट कर जाता है, उसके अंदर इन्फ्लेक्शन आती है, वो थोड़ा सा चेंज होता है. वर्ड की कैटेगरी चेंज नहीं होती, यानी कि वो नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा, लेकिन ये है कि उसके अंदर हल्का सा चेंज आ जाता है. ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा चेंज होता है वो कंक्रीट मुकम्मल एक डिफरेंट चेंज आता है और वो वर्ड से एक नया वर्ड बन जाता है, ठीक है. तो ये जो रूल्स हैं इनको हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स और इनको हम डेरिवेशनल मॉर्फीम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है. तो आए हम देखते हैं कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स होते क्या हैं, ठीक है. एक मैंने आपको जनरल आइडिया दिया, डेफिनेशन अभी हम देखते हैं. The first type of bound morphemes contains what are called the inflectional morphemes. These are not used to produce new words in English language but rather to indicate aspects of the grammatical function of the word, e.g. plural, singular, tense, comparative और possessive form. यानी कि inflectional morphemes जो हैं जिसमें s, es, ed ये सारे वर्ड्स शामिल हैं कि ये वो मॉर्फीम्स हैं कि जिनको जब हम किसी वर्ड के साथ अटैच करते हैं तो ये उस वर्ड की जो कैटेगरी है यानी कि जो उसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होते. रादर ये उस वर्ड को इस अंदाज में मॉडिफाई करते हैं कि वो सेंटेंस के अंदर फिट हो जाए, ठीक है. अगर सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट है तो नाउन उसके साथ वर्ब जो है वो फिर एस या ई एस का इजाफा होता है ना, ठीक है. अब वो रहता वर्ब ही है, वो वर्ब नाउन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता. ये जो इस टाइप का चेंज आता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के जो मॉर्फीम्स हैं जो कि वर्ड के अंदर इस टाइप का चेंज लेकर आते हैं उनको इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो वर्ड को इन्फ्लेक्ट करते हैं, स्लाइटली चेंज करते हैं, स्लाइटली मॉडिफाई करते हैं उसको, ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है ही शी या इट है, तो उसके साथ हम लगाते हैं गोज. अब असल वर्ड क्या है? गो है ना. अगर आप डिक्शनरी ओपन करें तो वहां पे गोज लिखा हुआ नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? गो लिखा होगा. बुनियादी जो लेक्सीम है वो क्या है? गो है. तो गो के साथ हमने ई एस लगा दिया. अब जो ई एस है ये इन्फ्लेक्शनल मार्कर है, ठीक है, और इट मस्ट बी यूज विद टू मैच द सेंटेंस सब्जेक्ट टाइप की जुमले का जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमने एस या ई एस का इजाफा करना होता है ताकि वो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ मैच कर सके. जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आठ देर आर 8 डिफरेंट मॉर्फीम्स. तो आठ जो है वो डिफरेंट मॉर्फीम्स पाए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इन्फ्लेक्शनल नेचर के, जिसमें नाउन के साथ जो इन्फ्लेक्शन लगती हैं वो एस का इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए, और एपिस्ट्रॉफी के बाद एस का यूज होता है पोजेसिव को इंडिकेट करने के लिए. उसके बाद वर्ब्स हैं, ठीक है. तो वर्ब्स जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है, ज़ाहिर है वो जब यूज़ होगा प्रेजेंट फॉर्म में तो उसके साथ एस का इजाफा होता है. इसी तरीके से पास्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए ई डी यूज़ होता है, पास्ट पार्टिसिपल को ई एन यूज़ होता है यानी कि थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की. इसी तरीके से प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूस टेंस जो है उसको मार्क करने के लिए आई एन जी का यूज़ जो है वो किया जाता है. इसी तरीके से एडजेक्टिव्स जो हैं, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज जो हैं उनको मार्क करने के लिए ई आर और ई एस टी यानी कि हाई, हायर और हाईएस्ट,
ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड जो हाई है वो एडजेक्टिव ही रहेगा, वो अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये कि इट इज गेटिंग स्लाइटली मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सेंटेंस, कि अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है तो वो हायर हो जाएगा, एंड इफ द कंपैरिजन इज बिटवीन मोर देन टू थिंग्स तो फिर हम जो है वो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, यानी कि ई एस टी वाली फॉर्म हम यूज़ करते हैं। जी, तो सेकंड कैटेगरी जो है मॉर्फीम्स की वो है डेरिवेशनल मॉर्फीम्स, ठीक है। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स जो हैं ये बाउंड मॉर्फीम की दूसरी टाइप है, और ये प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस जो हैं मतलब दोनों की फॉर्म में हो सकते हैं। जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं वो हमेशा जो है वो सुफिक्स की फॉर्म में आते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो कि डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं ये प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों के तौर पे आ सकते हैं। अब आपको याद होगा हमने डिस्कशन की कि प्रीफिक्स वो मॉर्फीम होता है जो कि किसी वर्ड के शुरू में लगाया जाता है, और सुफिक्स जो है वो मॉर्फीम होता है जो कि किसी रूट वर्ड के आखिर में उसके एंड पे लगाया जाता है। अच्छा, ये जो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं जब इनको हम किसी रूट वर्ड के साथ ऐड करते हैं तो ये उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है उसको चेंज कर देते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स का और डेरिवेशनल मॉर्फीम्स का ये है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स व्हेन दे आर अटैच्ड टू अ वर्ड, फॉर एग्जांपल हमने डिस्कशन की वर्ब की कि वर्ब जो है बेस वर्ब है गो, उसके साथ हमने इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम ई एस लगा दिया, ठीक है। तो वो वर्ब भी रहता है लेकिन वो वर्ब की स्लाइट मॉडिफिकेशन आ जाती है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं ये वर्ड पे इस तरीके से असरअंदाज होते हैं, ठीक है, कि वो वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव है गुड, ठीक है, तो इसके साथ जब हम नेस लगाएंगे तो ये बन गया गुडनेस। गुडनेस क्या है? अच्छाई। अब अच्छाई क्या है? इट इज़ अ नाउन, ठीक है। तो ये अब एडजेक्टिव को उसने मॉडिफाई करके क्या बना दिया? नाउन बना दिया। इसी तरीके से अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें जो आपके सामने लिखी है तो वो है नाउन जो है उसको हमने एडजेक्टिव के अंदर चेंज कर दिया। नाउन क्या था? केयर। केयर क्या है? नाउन है, ठीक है। अब उसी के साथ फुल हमने लगा दिया, केयरफुल, तो ही इज अ केयरफुल बॉय। अब ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। या फिर लेस लगा दें तो केयरलेस बन जाता है, अगेन इट इज एन एडजेक्टिव। तो रिपीट कर रहा हूँ फॉर द थर्ड टाइम, the difference between the inflectional morphemes and the derivational morphemes is that inflectional morphemes inflect slightly the word, but they do not change the grammatical category of that word. On the other hand, the derivational morphemes, when they are added to a word, they change the grammatical category, ठीक है, कि वो उस वर्ड की ग्रामेटिकल क्लास जो है पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से उसको टोटली चेंज कर देते हैं। So now let us discuss about the internal structure of the words, ठीक है, कि जो भी अल्फाज होते हैं एक ऐसा वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मॉर्फीम, जिसके अंदर मल्टीपल मॉर्फीम्स होते हैं, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर जो है इट कंसिस्ट ऑन सुफिक्सेस, प्रीफिक्सेस एंड इनफिक्सेस एंड द रूट वर्ड, ठीक है। कि रूट वर्ड भी होता है, जैसे कि ऑलरेडी हमने ऊपर एक एक्टिविटी भी सॉल्व की प्रीवियस जो हमारा सेक्शन था उसके अंदर, कि जिसमें हमने रूट वर्ड्स जो थे उनको सेपरेट किया एक मुकम्मल कम्प्लेक्स वर्ड में से, ठीक है। लेकिन वो ज़रा सिंपल किस्म की एक्टिविटी थी, इससे और ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट, यानी कि 6 से 7 मॉर्फीम्स पे मुश्तमिल जो है वर्ड्स वो भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। तो वर्ड जो है उसका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द रूट वर्ड, द प्रीफिक्सेस एंड द सुफिक्सेस एंड ऑल। अच्छा, कम्प्लेक्स वर्ड्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है, और जो सिंपल वर्ड्स होते हैं उनका सिंपली ज़ाहिर है वो चूंकि एक ही मॉर्फीम होता है तो उसमें स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे सिट है, जैसे वॉश है, जैसे थिंक है, ठीक है। अब ये थिंक जो है इसको अगर हम री थिंक कर दें, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली फिर इट बिकम्स कम्प्लेक्स वर्ड। तो छोटे जो वर्ड्स होते हैं, जो कि सिंपल वर्ड्स होते हैं, दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अदर मॉर्फीम्स। लेकिन कम्प्लेक्स वर्ड जो होते हैं उनके जितने भी अटैच्ड मॉर्फीम्स होते हैं, जितने भी अटैच्ड
सुफिक्सेस होते हैं, जितने भी अटैच्ड प्रीफिक्सेस होते हैं, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो एनालिसिस है प्रीफिक्सेस को सुफिक्सेस को सेपरेट करना, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड जो है वो कहलाता है। जी एक नीचे कम्प्लेक्स वर्ड की एग्जांपल लिखी है, डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो अब हम इसको टू मॉर्फीम्स के अंदर तकसीम कर सकते हैं, डिस एंड ऑनेस्ट। अब ये डिसऑनेस्टी भी हो सकता है, ठीक है, तो डिसऑनेस्ट और टी वाई, ठीक है, अलग से बन गए। तो अब ये इस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वे यू आर यूजिंग देम। अच्छा, ओवरऑल हमारे पास जितने भी मॉर्फीम्स हैं, यानी कि जितने भी लेक्सीम्स हैं, या जितने भी वर्ड्स हैं, हम उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर जो है वो तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। लेक्सिकल एंड फंक्शनल वर्ड्स, ठीक है, लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं और कौन से वर्ड्स होते हैं, फंक्शनल वर्ड्स होते हैं। दो इसकी जो है वो मेजर कैटेगरीज हैं, इसको लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मर जो है, जो कि लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं, इनको हम ओपन क्लास वर्ड्स कहते हैं, ठीक है, ओपन क्लास वर्ड्स कहते हैं। इसके अलावा हम इनको कहते हैं कंटेंट वर्ड्स, क्योंकि ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपका मेन मैसेज जो है वो कैरी करते हैं। जितनी भी आपकी मेन मतलब की के बातें हैं, जो आप असल मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो इन लेक्सिकल वर्ड्स के ज़रिए कन्वे होता है। इस वजह से इनको ओपन क्लास कहा जाता है। ओपन क्लास इस वजह से कहा जाता है बिकॉज दे आर ओपन इन द केस कि उसके साथ हम जो है वो सुफिक्सेस प्रीफिक्सेस अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो दे इट इज़ वाई दे आर कॉल्ड दी ओपन क्लास वर्ड। और जो मेन मैसेज होता है वो इन्हीं वर्ड के ज़रिए कन्वे किया जाता है। ये जो कैटेगरी है, इसके अंदर आपको नाउन्स मिलेंगे, इसके अंदर वर्ब्स मिलेंगे, एडजेक्टिव्स मिलेंगे और एडवर्ब्स मिलेंगे, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, ये जो हिस्सा है वर्ड्स का, या फिर ये जो हिस्सा है एक लैंग्वेज की वोकेबलरी का, इसके अंदर इजाफा भी हो सकता है और इसके अंदर डिक्लाइन भी आ सकता है। ज़्यादातर आजकल के दौर में तो इजाफा होता है। डिक्लाइन उन लैंग्वेजेस में आता है कि जिन लैंग्वेजेस के यूज़र जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, या फिर उन लैंग्वेज का यूज़ जो है, जो इस्तेमाल है, रिड्यूस हो रहा है। वो लैंग्वेज जिसको यूज़र जो है वो रिड्यूस करते हैं, उस लैंग्वेज की वोकेबलरी के अंदर इजाफा होता है, वो वोकेबलरी उसकी रिड्यूस नहीं होती। दूसरी जो टाइप है वर्ड की, वो है ग्रामेटिकल वर्ड्स या फिर फंक्शनल वर्ड्स, ठीक है। फंक्शनल वर्ड से मुराद ये है कि ये इस टाइप के वर्ड्स हैं जो कि ग्रामेटिकल इन नेचर होते हैं, यानी कि इनका जो मकसद है वो नाउन्स को, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को आपस में मिलाना है, ठीक है। कि ये ओवरऑल मीनिंग में कुछ खास इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन ये है कि ये जुमले को कंप्लीट करने में अपना रोल अदा करते हैं। और इन वर्ड्स को, ये जो फंक्शनल वर्ड्स हैं, इनको हम क्लोज्ड क्लास वर्ड्स भी कहते हैं। क्लोज क्लास वर्ड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि देखें, ग्रामेटिकल जो वर्ड्स हैं, जैसे एंड हो गया, बिकॉज हो गया, ठीक है, अब ये इनका काम क्या है, इनका काम है दो अल्फाज को या दो जुमलों को आपस में मिलाना। लेकिन इसके साथ ना तो हम एस ई एस का इजाफा नहीं कर सकते, इसके साथ हम सुफिक्सेस प्रीफिक्सेस का इजाफा नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो आपके पास प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशंस जो हैं वो भी ऑब्वियसली उनके साथ भी आप सुफिक्सेस प्रीफिक्सेस को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर इंटरजेक्शंस हैं, कंजंक्शंस हैं, ये सब वो वर्ड्स हैं जो कि ग्रामेटिकल क्लास के वर्ड्स कहलाते हैं, एंड दे आर द क्लोज्ड क्लास वर्ड्स बिकॉज वी कैन नॉट मॉडिफाई देम। अच्छा, ये जो वोकेबलरी है जो कि फंक्शनल वर्ड्स की है, जो कि क्लोज्ड क्लास होते हैं, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, इनके अंदर यूजुअली इजाफा नहीं होता। मतलब कि ये वो वोकेबलरी का हिस्सा है कि जो कि जितनी उनकी तादाद है, उनकी तादाद वही रहती है, उसके अंदर कमी बेशी जो है वो नहीं होती। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि जो फंक्शनल वर्ड्स हैं उनको ऐड कर दिया जाए या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए। तो ऊपर हमने बाउंड मॉर्फेम की दो टाइप्स डिस्कस की, ठीक है, क्योंकि बाउंड मॉर्फीम इन्फ्लेक्शनल नेचर के होते हैं, डेरिवेशनल नेचर के होते हैं। इसी तरीके से फ्री मॉर्फीम्स जो हैं, ये उनकी दो कैटेगरीज हैं, जिसमें लेक्सिकल मॉर्फीम्स और ग्रामेटिकल या फिर
फंक्शनल मॉर्फीम्स जिसमें आते हैं। तो ऑलरेडी डिस्कशन कर ली हमने कि लेक्सिकल मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स जिसमें नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, ठीक है, और ये जो मेन मैसेज है ये उसको कन्वे करते हैं और इनको ओपन क्लास वर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो न्यू लेक्सिकल मॉर्फीम्स इसके साथ प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस जो हैं वो अटैच हो सकते हैं और ये न्यू वर्ड्स को जनरेट करते रहते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड फंक्शनल मॉर्फीम्स जो हैं उनको क्लोज्ड क्लास वर्ड कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर चीज़ें जो हैं वो ऐड या रिड्यूस जो है वो नहीं होती। जी, अब हम बात करते हैं अफिक्सेशन की, ठीक है। अफिक्सेशन जो है ये एक जनरल टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर दोज बाउंड मॉर्फीम्स दैट आर एडेड बिफोर अ वर्ड, इन बिटवीन अ वर्ड एंड आफ्टर अ वर्ड, ठीक है। ये एक जनरल टर्म है कि वो सारे बाउंड मॉर्फीम जो कि किसी वर्ड के साथ अटैच होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर प्लेस उनको हम अफिक्सेस कहते हैं, ठीक है, अफिक्स कहते हैं। अब उनकी प्लेस के लिहाज से उनके थ्री डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। जो उनकी प्लेस है, जो बेस फॉर्म के साथ या रूट वर्ड के साथ जब उनको अटैच किया जाता है, जब उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, तो उनकी प्लेस ऑफ अटैचमेंट की बेस पे इनके थ्री कैटेगरीज हैं या इनके थ्री डिफरेंट नेम्स हैं। इनको प्रीफिक्स कहा जाता है, इनको सुफिक्स कहा जाता है और इनको इनफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स हैज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नेम। प्री का मतलब क्या होता है, आगाज में, वो चीज़ जो कि आगाज में आती है, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस जो हैं इनको वर्ड के शुरू में ऐड किया जाता है, जैसे कि रिस्पेक्ट रूट वर्ड है तो उसके साथ हमने डिस लगा दिया, ठीक है, तो इट इज प्रीफिक्स। ऐसे ही सुफिक्स वो वर्ड होता है जो कि किसी वर्ड के आखिर में अटैच किया जाता है, जैसे रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट के एंड पे हमने फुल लगा दिया तो इट बिकम्स रिस्पेक्टफुल, ठीक है। अब फुल जो है वो यहाँ पे क्या है, इट इज सुफिक्स। और इनफिक्स होते हैं, इनफिक्स जो होते हैं ये किसी भी वर्ड के मिडल में आते हैं, जैसे स्पून्स फुल है, ठीक है। स्पून फुल होता है ना वैसे तो, लेकिन अगर आपने ढेर सारे चमचे देने तो आप कहते हैं स्पून फुल, तो अब स्पून के साथ एस लगा और उसके बाद फुल लगा, तो इट मीन्स दैट देर इज अ सुफिक्स दैट हैज बीन, सॉरी, दैट देर इज इनफिक्स, जो एस का वर्ड है वो यहाँ पे इनफिक्स का रोल प्ले कर रहा है। जी, तो अफिक्सेस का आपको पता चल गया कि अफिक्सेस क्या होते हैं, यानी कि वो वर्ड जिनको अटैच किया जाता है। और इन अफिक्सेस को जिस हम वर्ड के साथ अटैच करते हैं उसको हम कहते हैं रूट्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड द रूट वर्ड्स और दे आर कॉल्ड द बेस लेग्जीम्स, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप लिंग्विस्टिक्स को मजीद पढ़ते चले जाएंगे आपके जहन में ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बैठती चली जाएंगी, ठीक है। तो इनको रूट वर्ड्स भी कहा जाता है, इनको बेस फॉर्म्स भी कहा जाता है, इनको लेग्जीम्स भी कहा जाता है। तो इनके साथ अटैच होते हैं अफिक्सेस, ठीक है। क्विक एक्सरसाइज है एक, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स आपके सामने 6 वर्ड्स लिखे हैं। इन वर्ड्स में से आपने क्या करना है कि आपने रूट्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि वो हिस्सा जो कि अफिक्स है उसको आपने रिमूव करना है, और वो वर्ड के जिसके साथ अफिक्सेस अटैच किए गए हैं उस वर्ड को, उस रूट को, उस लेग्जीम को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास किंगडम। तो अगर आप देखें डम को अगर हम अलग से लिखें तो इसका कोई मीनिंग बनता है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो फर्स्ट वर्ड है किंग, इट इज द रूट वर्ड। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है आपके पास इंटरप्लेनेटरी, ठीक है। अब इंटर का वर्ड अगर आप सेपरेट लिखें तो ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता, ठीक है। इसी तरीके से ARY अगर आप एरी लिखें तो इसका भी कोई अलग से मीनिंग नहीं है। प्लेनेट का जो वर्ड है ये इसका रूट वर्ड है कि जिसके साथ मीनिंग्स जो हैं वो इस वर्ड के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डायमेंशनल, ठीक है, डायमेंशनल। तो अब आप देखें कि इसमें DIMENSION, डायमेंशन, AL जो है वो अलग से है, डायमेंशन जो है ये इसका रूट वर्ड है।
इसी तरीके से मार्जिन्स का वर्ड है तो इसमें एस जो है वो अफिक्स है और मार्जिन जो है वो रूट वर्ड है। इसी तरीके पेंट बॉल है तो पेंट बॉल जो है इसमें पेंट जो है इट सीम्स टू बी द रूट वर्ड एंड बॉल सीम्स टू बी द अटैच्ड मॉर्फीम और अफिक्स। इसी तरीके से चिल्ड्रन है तो आपको पता है कि चाइल्ड जो है CHILD चाइल्ड वो रूट वर्ड होता है और रन जो है उसके साथ आपने लगा दिया एज अफिक्स। सो वी हैव practiced a little exercise and we have identified the roots and the affixes. अच्छा, इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस और डेरिवेशनल अफिक्सेस, इसमें जब हमने इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स की बात की थी बेसिकली वही है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अलग यूज़ की गई आपकी यूनिट के अंदर और उसके लिए अलग से टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई। तो मैंने सोचा कि ज़ाहिर है इस पे फोकस जो है वो होना चाहिए कि ये बेसिकली दोनों एक ही चीज़ें हैं। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स और इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस और डेरिवेशनल मॉर्फीम्स और डेरिवेशनल अफिक्सेस जो है ये एक ही चीज़ है। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस जो होते हैं ये वर्ड्स न्यू वर्ड्स क्रिएट नहीं करते, रादर ये उसकी फॉर्म जो होती है उसको क्रिएट करते हैं। इंग्लिश में ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि 8 मुख्तलिफ टाइप के इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स पाए जाते हैं। नाउन के साथ हम एस और ईएस को अटैच करते हैं प्लूरल बनाने के लिए और एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाया जाता है पोजेसिव बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल है पिम लाइक्स टू ईट पीचेस, ठीक है। पीच जो है वो सिंगुलर है और नाउन है। पीचेस जो है अगेन इट इज नाउन, हाउ एवर इट इज प्लूरल। इसी तरीके से पिम्स ग्रेड्स आर ग्रेट, ठीक है। अब पिम के साथ हमने एपिस्ट्रॉफी लगा के एस लगा दिया तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया पोजेसिव नाउन, ठीक है। नाउन ही रहेगा लेकिन ये है कि उसकी केस जो है वो पोजेसिव बन गया। इसी तरीके से एडजेक्टिव के साथ ई आर यूज होता है तो पिम इज स्मार्टर देन बॉस। के दो चीज़ों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एडजेक्टिव वहाँ पे बेस फॉर्म में नहीं लगता, रादर उसको ई आर लगाया जाता है, सेकंड उसकी डिग्री यूज होती है। इसी तरीके से दो से ज़्यादा चीज़ों का जब कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगती है एडजेक्टिव की। तो पिम इज द क्विकेस्ट ऑफ ऑल, अब EST लग गया, वर्ड जो है वो एडजेक्टिव ही है क्विक, लेकिन ये है कि EST लग गया सुपरलेटिव डिग्री के साथ। इसी तरीके से वर्ब के साथ जो एस का इजाफा होता है तो वो अ, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके लिए यूज होता है। जैसे लाइक है तो लाइक के साथ एस लगा दिया आपने, ठीक है। लाइक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ फिर हम ज़ाहिर है वर्ब की बेस फॉर्म तो नहीं लगा सकते ना, एस या ES का इजाफा करना है आपने। इसी तरीके से ED का यूज़ है तो ED जो है हम पास्ट टेंस में वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द पास्ट टेंस। इसी तरीके से पास्ट पार्टिसिपल है उसमें ED भी लगता है और EN भी लगता है, ठीक है। फेल्ड भी हो सकता है, फॉलन हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड ये ED या फिर EN का यूज़ होता है पास्ट पार्टिसिपल में। इसी तरीके से ING फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। तो वो भी आप जो है वो कंटिन्यूस टेंस को मार्क करने के लिए ING फॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ, ठीक है। लेकिन वो रहता वर्ब भी है, वो अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करता। अच्छा जी, अब आगे बात इनकी डेरिवेशनल अफिक्सेस या फिर डेरिवेशनल मॉर्फीम्स की, ठीक है। डेरिवेशनल अफिक्सेस या फिर डेरिवेशनल मॉर्फीम्स जो हैं वो वर्ड्स के ऊपर टू फोल्ड उनका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। यानी कि दो अंदाज में वो जो इस रूट वर्ड के साथ उनको अटैच किया जा रहा है, दो अंदाज में वो उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। एक अंदाज ये है कि वो उसके मीनिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे राइट है, ठीक है, लिखना, तो अगर हमने इसके साथ लिख दिया री राइट तो अब इसका मतलब दोबारा से लिखना, ठीक है। तो वर्ड जो है उसका मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरीके से वर्ड है लाइक, लाइक के साथ अगर हमने डिस लगा दिया तो वो अपोजिट मीनिंग में चला गया, टोटली मीनिंग जो है वो उसका डिफरेंट हो गया। तो ये अब इन्फ्लेक्शन नहीं रहा, रादर ये डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन किस लिए हो गया, क्योंकि वर्ड का मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो गया। और अगर आप देखें तो इन्फ्लेक्शन जो है वो वर्ड के मीनिंग को चेंज नहीं करती बल्कि उसको स्लाइटली मॉडिफाई करती है, ठीक है। दूसरा जो वे है जिस वे में
जो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं वो वर्ड को चेंज करते हैं, वो है वर्ड की क्लास या फिर उसकी जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है उसको वो कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शंस जो होती हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये हमेशा सुफिक्स की फॉर्म में यूज होती हैं, यानी कि वर्ड के आखिर में आती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड डेरिवेशनल जो है ये प्रीफिक्स भी हो सकते हैं और सुफिक्स भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों कैटेगरीज जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब आप थोड़ी सी डिटेल्ड एग्जांपल्स आप देखें डेरिवेशनल अफिक्सेस की। तो डेरिवेशनल वो अफिक्सेस जो कि कंटेंट के मीनिंग को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पी आपके पास रूट वर्ड है, उसके साथ आपने मॉर्फीम या फिर डेरिवेशनल अफिक्स लगा दिया अन, तो ये बन गया अनहैप्पी। अब आप देखें कि हैप्पी और अनहैप्पी के मीनिंग्स जो हैं वो टोटली अपोजिट हैं। तो इट मीन्स कि एक न्यू वर्ड जो है वो यहाँ पे डिराइव हो रहा है, और जो कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग रखता है, ठीक है। इसी तरीके से राइट और री राइट हो गया, ऑलरेडी एग्जांपल डिस्कस की मैंने आपके साथ, मीनिंग्स जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहे हैं। अच्छा, अब थर्ड एग्जांपल है ट्रामाटाइज की। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे अब जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, यानी कि ट्रॉमा का वर्ड है जो कि नाउन है, और जब हम उसके साथ आई जी ई ट्रामाटाइज बनाते हैं उसको, तो ये फिर वर्ब बन जाता है। इसी तरीके से फोर्थ एग्जांपल है हेल्थ, और हेल्थ के साथ आपने वाई लगा दिया तो हेल्दी बन गया। तो हेल्थ इज अ नाउन एंड हेल्दी इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्ड्स का फंक्शन है, यानी कि जो उनका पार्ट ऑफ स्पीच है, वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से लास्ट एग्जांपल है क्विक। क्विक जो है इट इज एन एडजेक्टिव, हाउएवर व्हेन वी अटैच एल वाई यानी कि ली टू इट, सो देन इट बिकम्स एन एडवर्ब, ठीक है। तो अब आप देखें कि डेरिवेशनल अफिक्सेस जो हैं ये दो तरीके से रूट वर्ड्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं। नंबर वन, ये उसके मीनिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, उसके मीनिंग्स को मॉडिफाई कर देते हैं। और नंबर टू जो स्टाइल है इनका वो ये है कि ये उस वर्ड की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है, जो उसकी ग्रामेटिकल क्लास है, या जो उसका पार्ट ऑफ स्पीच है, वो उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। अब एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। 6 वर्ड्स दिए गए हैं, और 6 के 6 वर्ड्स के अंदर यहाँ पे जो है वो डेरिवेशनल अफिक्सेस का यूज़ किया गया है। आपने इनको देखना है और आपने इसको डिसाइड करना है कि ये डेरिवेशनल अफिक्सेस कौन से स्टाइल में यूज़ किए गए हैं, वेदर कि ये उसके मीनिंग को चेंज कर रहे हैं या फिर ये उसकी जो कैटेगरी है उसको चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास रीटेक। रीटेक में आप रूट वर्ड देखें क्या है, टेक है, और उसके साथ हमने री लगा दिया। तो अब आप देखें कि रीटेक जो है उसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो रहा है, ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारे पास होपलेस। अब होप जो है उसका मतलब उम्मीद होता है, और होप जो है बेसिकली वर्ब है, और होपलेस जो है ये जो वर्ड क्लास है ये यहाँ पे चेंज हो रही है। अब ये वर्ब से एडजेक्टिव के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। ही इज़ अ होपलेस इंडिविजुअल, या तो इस तरीके से वर्ड की कैटेगरी जो है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। इसी तरीके से ड्रेस और अनड्रेस है, ठीक है। ड्रेस में आप देखें तो इसमें ड्रेस जो है वो रूट वर्ड है, और ड्रेस जो है ये नाउन है, ठीक है। और अनड्रेस जो है इट इज़ एन एडजेक्टिव एज वेल एज इट इज़ चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है। तो दोनों इम्पैक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, फोर्थ एग्जांपल है टेंशन। अब यहाँ पे टेंशन का जो रूट वर्ड है वो है टेंस, TENSE, ठीक है। तो टेंस जो है ये क्या है, टेंस वर्ब है, और टेंशन जो है ये क्या है, नाउन है। यानी कि ION का जब इजाफा किया गया तो इसने ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसएम्बॉडिड।
एम्बार्क। अब एम्बार्क का वर्ड है और उसके साथ डिस लगा दिया तो यहाँ पे मीनिंग्स जो है वो टोटली चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से चीयरफुल है, ठीक है। तो चीयर जो है ये रूट वर्ड है। चीयर का क्या मतलब होता है? चीयर का मतलब हंसमुख किस्म का जो है उस सेंस में आता है, ठीक है, और हंसने की सेंस में है। और ये चीयर जो है अगर आप इसको डिक्शनरी में देखें तो इट इज़ लिस्टेड एज वर्ब। ऑन द अदर हैंड चीयरफुल जो है, चीयरफुल को अगर आप डिक्शनरी में सॉरी ये ज़ाहिर है चीयर से बनता है तो इट इज़ एन एडजेक्टिव कि आई एम अ चीयरफुल बॉय या ही इज़ अ चीयरफुल बॉय, ठीक है। सो यहाँ पे अब जो है वो वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो रही है जी। तो अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से जो डेरिवेशनल अफिक्सेस हैं जब वो किसी वर्ड के साथ अटैच होते हैं तो वो किस तरीके से उसके मीनिंग्स को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज या कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, या फिर वो उसकी ग्रामेटिकल क्लास को किस तरीके से चेंज कर देते हैं जी। देर इज़ वन मोर एक्टिविटी। आई हैव सॉल्व वन एक्टिविटी फॉर यू, ठीक है। एक एक्टिविटी मैंने सॉल्व की, अब दूसरी एक्टिविटी आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसके अगेन वर्ड्स जो हैं वो 6 वर्ड्स हैं। अब आपने डिसाइड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें रूट वर्ड कौन सा है और अफिक्स कौन सा है। उसके बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि ये जो डेरिवेशनल अफिक्स यूज़ किया गया है ये किस अंदाज से इस रूट वर्ड के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि ये आया उसके मीनिंग्स को चेंज कर रहा है या फिर ये उसकी ग्रामेटिकल क्लास को चेंज कर रहा है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास री राइट। नाउ डिसाइड इट इन योर माइंड एंड राइट इट इन द कमेंट्स सेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से होपलेस का वर्ड है। सो होप क्या होता है और जब लेस लगा दिया तो ये होपलेस बन गया। ये तो ऊपर भी आ चुका है, ठीक है। जो थर्ड वर्ड है वो अनक्लियर है। अनक्लियर को आप देखें कि क्या इसमें मीनिंग चेंज हो रहे हैं या इसमें ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो रही है। इसी तरीके से क्रिएशन है। अब आप देखें क्रिएशन जो है इसका रूट वर्ड क्या है और आया इस रूट वर्ड के साथ जब हमने अफिक्स लगाया तो इसने क्या ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज की या इसने सिर्फ उसके मीनिंग चेंज किए। इसी तरीके से हैप्पी और अनहैप्पी है, ठीक है। और लास्ट वर्ड है आपके पास हेल्पफुल, ठीक है। तो हेल्प ज़ाहिर है उसका रूट वर्ड है, फुल जो है उसके साथ फिक्स लगाया गया है। तो क्विकली जो आपके आंसर्स हैं उनको मेंशन करें कमेंट्स में। नाउ देर इज एक्टिविटी नंबर 4 दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर बुक। इसको लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा कि ब्लैंक्स दी गई हैं और आपको प्रीफिक्सेस दिए गए हैं। आपने इन प्रीफिक्सेस को यूज़ करके इसके आगे रूट वर्ड ऐड करके एक वर्ड बनाना है, ठीक है। जैसे डिस है तो इसके आगे हम लाइक लगा देंगे। इल है तो इल मैनर लगा देते हैं। मिस है तो मिस मैनेजमेंट लगा देते हैं। इन है तो इनकम्प्लीट लगा देते हैं। इसी तरीके से सुफिक्सेस हैं तो एबल है तो डिसेबल है। एंस लिखा हुआ है तो रेजोनेंस आप लिख लें। आई ओ एन है तो क्रिएशन लिख लें। मेंट है तो कंटेंटमेंट लिख लें, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जितने हैं ये आपने वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स पैराडाइम इसके बाद आपकी किताब के अंदर लिखा है। तो पैराडाइम की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी कि एक जो लेक्जीम है या जो एक रूट वर्ड है उसके साथ जितने उसके फैमिली वर्ड्स होते हैं जो कि उससे जनरेट हो सकते हैं उनको हम उस वर्ड की पैराडाइम कहते हैं, ठीक है। तो पैराडाइम लिंग्विस्टिक पैराडाइम इज द सेट ऑफ forms having a common root or stem of which one form must be selected in certain grammatical environment। के वो जितनी भी फैमिली है उसमें से एक वर्ड यूज हो सकता है किसी एक सेंटेंस के अंदर उसका एक वर्ड यूज हो सकता है। अच्छा, नाउन्स जो हैं इनके हवाले से अगर आप इनकी इन्फ्लेक्शनल पैराडाइम देखें तो वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। जैसे एक वो रूट वर्ड हो गया, एक उसके बाद उसका पोजेसिव हो गया और फिर एक उसका प्लूरल हो गया। इसी तरीके से जो वर्ड है एक उसकी डेरिवेशनल पैराडाइम जो है उसको हम ज़्यादा लिमिटाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक वर्ड जो है वो मल्टीपल स्टाइल से उसके साथ मल्टीपल वर्ड्स लगाए जा सकते हैं। जैसे चाइल्ड है, चाइल्डहुड बन गया, चाइल्डिश बन गया, चाइल्डलेस बन गया।
जी, तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन जो है मॉर्फोलॉजी के अंदर कौन कौन से वो स्टाइल हैं कि जिसके ज़रिए हम न्यू वर्ड्स जो है वो लैंग्वेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो स्टाइल आपने पढ़ लिया डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन क्या होता है कि हम एक वर्ड के साथ प्रीफिक्स लगा देते हैं, सुफिक्स लगा देते हैं। ठीक है, और वो एक नया वर्ड बन जाता है, वो टोटली एक डिफरेंट मीनिंग देता है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और भी तरीकाकार है और वो कहलाता है कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है जिसके अंदर हम एक नए अंदाज में वर्ड्स जो है उनको हम बनाते हैं। इसको हम सेपरेट हेडिंग के अंदर डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो वर्ड फॉर्मेशन जो है वो कंपाउंडिंग के ज़रिए हो सकती है। नंबर वन पे तो आपने देख लिया डेरिवेशन। ठीक है, उसको हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया कि जो डेरिवेशनल मॉर्फीम होते हैं वो किस तरीके से वर्ड्स को जो है वो एक नए वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो वर्ड फॉर्मेशन की चंद टेक्निक्स हैं उसमें कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, बैक फॉर्मेशन, एक्रोनिम्स, ओनोमेटोपिया और एपोनिम्स शामिल हैं। ठीक है, ओनोमेटोपिया को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हल्का सा टच हमने यूनिट वन के अंदर दिया था, लेकिन हमने विद एग्जांपल्स शायद इसको नहीं देखा। अब हम यहाँ पर इसको विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की। तो कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग इज डिफाइंड एज टू और मोर वर्ड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। कंपाउंडिंग बेसिकली क्या है कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको यकजा किया जाता है और वो एक नए वर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसे आपके पास दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, होम और वर्क। ठीक है, और आपने उनको कंबाइन करके एक नया वर्ड बना लिया, होम वर्क। ठीक है, इसी तरीके से पिक और पॉकेट है। ठीक है, तो दो वर्ड्स हैं, आप इनको कंबाइन करेंगे तो एक वर्ड बन जाता है आपके सामने पिक पॉकेट। इसी तरीके से फायर और मैन, यानी कि आग बुझाने वाला आदमी फायर मैन बन गया। आजकल फायर फाइटर जो है वो ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, फायर मैन यूज़ नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से हार्ड और वेयर है तो हार्डवेयर बन गया, एक न्यू टर्म बन गई। जो दूसरी टेक्निक है वर्ड फॉर्मेशन की वो है ब्लेंड करना। ब्लेंड जो है ये मिलता जुलता है कंपाउंडिंग से, लेकिन इसके अंदर हम वर्ड जो है उसका एक हिस्सा खा जाते हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं एक हिस्सा। फॉर एग्जांपल दो वर्ड्स हैं, मोटर और होटल। ठीक है, तो उसको मिला के उससे वर्ड बन गया मोटेल। अभी मोटेल क्या है कि वो जो वैगनों के ऊपर जो है ना लंबी बस होती है उसके बीच में एक रेस्टोरेंट सा बनाया होता है, उसको मोटेल कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जो है वो सुबह का ब्रेकफास्ट है और दोपहर का लंच है ना, ठीक है, तो आप दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो इट विल बी ब्रंच। ठीक है, ब्रेकफास्ट का बी आर ले लिया और लंच में से आपने एल रिमूव कर दिया तो ब्रंच बन गया। इसी तरीके से जो हमारा मुल्की कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर स्मॉग का वर्ड यूज होता है। तो स्मॉग जो है इट इज ब्लेंड ऑफ टू वर्ड्स, स्मोक एंड फॉग। ठीक है, तो स्मोक में से आपने एस ले लिया, फॉग में से ओ जी, जो स्मोक का सॉरी एस एम ले लिया और फॉग का ओ जी ले लिया, तो ये स्मॉग बन गया। इसी तरीके से एक वर्ड आजकल हमें सुनने को मिलता है, इन्फोटेनमेंट। ठीक है, इंफोटेनमेंट। अब ये दो चीज़ों का मजमूआ है, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स के जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अलोंग विद एंटरटेनमेंट, दोज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड दी इंफोटेनमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इस तरीक़ाकार से जो वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बैक फॉर्मेशंस। बैक फॉर्मेशन जो है इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ द वर्ड बाय रिमूविंग मॉर्फीम परसीव्ड एज एन अफिक्स फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड। ठीक है, कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड जो होता है उसमें से आप क्या करते हैं कि जो ऐसा हिस्सा जिसको आप अफिक्स परसीव कर लेते हैं, लाजमी नहीं होता कि वो अफिक्स हो, आप उसको परसीव कर लेते हैं कि अफिक्स है, आप उस हिस्से को रिमूव करके एक न्यू वर्ड बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडिटर। ठीक है, तो एडिटर से एडिट का वर्ड निकल आया, टेलीविजन से टेलीवाइज या फिर टेली का वर्ड निकल आया। अब ठीक है,
टेलीविज़न को टेली कहा जाता है, ठीक है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन से सेल्फ डिस्ट्रक्ट का वर्ड निकल आया। आप लोगों के लिए पॉपुलर वर्ड ये कि यूनिवर्सिटी होता था पूरा वर्ड, अब उसको यूनी कहते हैं। अब वो ये समझते हैं कि वर्सिटी जो है ये एक पूरा जो है वो अलग से मॉर्फीम है, तो लिहाजा वर्सिटी को हटा दो, यूनी कर दो। तो यूनी जो है अब वो हमें जो हमारी रोज़मर्रा की लैंग्वेज है उसमें हमें यूनी जो है वो सुनने को मिलता है अक्सर, ठीक है। इसी तरह वर्ड था डोनेशन, नाउन था, तो उसको वर्ब बनाने के लिए हमने उसमें से डोनेट निकाल लिया। इसी तरीके से वर्ड था बेबी सिटर, यानी कि बच्चे की रखवाली करने वाला, तो वो जो काम है बेबी सिटिंग का, अब उसको डिफाइन करने के लिए आपने उसको, अगर आप वर्ब यूज़ करते हैं तो आप कहते हैं बेबी सिट, ठीक है। तो इसी तरीके से नाउन्स जो हैं, अक्सर बैक फॉर्मेशन जो होती है वो ये होती है कि नाउन्स में से आप जो है वो एक हिस्सा निकाल देते हैं उसको वर्ब बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल एक और वर्ड है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन में से आई ओ एन आप निकाल देते हैं और ऑप्ट जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब वो जो ऑप्ट है वो बैक फॉर्मेशन के नतीजे में वजूद में आया, वरना ऑप्ट का वर्ड जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। फोर्थ कैटेगरी जो है वर्ड फॉर्मेशन की, वो है एक्रोनिम्स, ठीक है। एक्रोनिम्स क्या होते हैं? एक्रोनिम्स बेसिकली जो लेंथी वर्ड हैं या फिर किसी इदारे का जो लेंथी नेम है, जो उसका एब्रीविएशन है, जब वो एब्रीविएशन एक वर्ड की हैसियत इख्तियार कर लेता है तो उसको हम एक्रोनिम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सार्स का जो वर्ड है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है या होता रहा है पिछले कुछ अरसे में कोविड के चक्कर में ना, ठीक है। तो अब ये बेसिकली सार्स जो है इट मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। नाउ अब हर बंदे को चूंकि पता है कि सार्स जो है इट मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो लिहाजा सार्स को एज अ वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर आपको इंग्लिश मूवीज़ देखने का शौक हो तो स्कूबा का वर्ड या स्कूबा डाइविंग का वर्ड जो है वो आपको अक्सर सुनने को मिलता है, ठीक है। तो स्कूबा जो है इट मीन्स सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वापडा का वर्ड हमें सुनने को मिलता है, ठीक है। वापडा क्या है? वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरीके से हमें एक वर्ड मिलता है सुनने को ओगरा, तो ओगरा क्या है जी? ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसी तरह पंजाब के जो कॉलेजेस के टीचर्स हैं उनकी जो तंजीम है उसको कहा जाता है पिपला, ठीक है। अब वो पिपला क्या है? पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन, PPLA, तो उसको पिपला कहा जाता है। अब ये सारे वो एक्रोनिम्स हैं जो कि इस वक्त वर्ड्स की हैसियत इख्तियार कर गए हैं, ठीक है। तो वो एब्रीविएशंस जो कि वर्ड की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एक्रोनिम्स। जो फिफ्थ टाइप है बेटा वर्ड फॉर्मेशन की, वो है ओनोमेटोपिया, ठीक है। तो ओनोमेटोपिया ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके। एंड ओनोमेटोपिया इज अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द नॉइज इट डिस्क्राइब्स, कि वो जिस नॉइज को डिस्क्राइब करता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह होता है। द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउंड इट डिफाइंस इन द रियल लाइफ। रियल लाइफ के अंदर जिस साउंड को वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसका वर्ड, उसकी स्पेलिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन उसी वर्ड से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ओनोमेटोपिया के वर्ड्स होते हैं जो कि इससे निकले हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो किसी न किसी साउंड को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, बेल्च, ब्लर्ड, चैटर, गिगल, ग्राउल, ग्रोन, ग्रंट, गल्प, गरगल, ई, मोन, मम्बल, मर्मर, स्क्वील, विम्पर, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि ख़ास किस्म की साउंड्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे निकले हैं। छठी जो टाइप है वर्ड फॉर्मेशन की वो कहलाती है एपोनिम्स, ठीक है।
सो एन एपोनिम जो है, एपोनिम इज अ वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नेम ऑफ अ रियल और अ मिथिकल पर्सन और प्लेस के हकीकी ज़िंदगी में या फिर अफसानवी ज़िंदगी, ज़ाहिर अफसाने होते हैं ना, ठीक है। तो उनमें बाज़ लोगों के नाम आते हैं और वो नाम जो है वो किसी ख़ास मीनिंग को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो एपोनिम एक किसी खास चीज़ का नाम, प्रॉपर नाउन के जिसके साथ कुछ और मीनिंग जो है वो एसोसिएट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैकाविली का आपको पता है, ज़रा, इफ यू डोंट नो मैकाविली देन यू आर श्योरली गोइंग टू नो हिम वेरी सून, ठीक है। तो जब कभी भी आप जो है ड्रामा पढ़ेंगे या रेनेसां का पीरियड जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें यकीनन मैकाविली का नाम आएगा, ठीक है। मैकाविली वाज एन इंडिविजुअल हु वाज अ फिलोसोफर एंड ही वाज अ वेरी कनिंग मैन ना, ठीक है। बड़ा ही जो है वो तेज़ किस्म का आदमी था, शातिर किस्म का आदमी था। और जो आजकल के दौर में जो जो अंग्रेज़ों की फ़िलासफ़ी है ना कि एंड जस्टिफाइज़ द मीन, कि आपने चाहा हुआ जिस भी रास्ते से जो है वो अगर विक्ट्री हासिल की है, तो वो जो विक्ट्री है वो चाहे रास्ता आपने गलत भी इख्तियार किया तो वो गलत रास्ते को जस्टिफाई करती है, क्योंकि अल्टीमेटली कामयाबी आपको हासिल होगी। तो आजकल के दौर में मैकियावेलियन अप्रोच उस अप्रोच को कहा जाता है जो कि शातिर किस्म की अप्रोच हो और जिसमें अखलाकियात का जो है वो ख्याल ना रखा जाए। इसी तरीके से ट्रोजन हॉर्स जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरसेस जो होते हैं ना, वायरसेस, उसको जब आपका एंटीवायरस कैच करता है तो उसमें एक टाइप जो है वो ट्रोजन वायरस की है, ठीक है। अब ये जो ट्रोजन हॉर्स की कहानी है, इट गोज़ बैक टू द वॉर ऑफ ट्रॉय जिसको होमर ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो उसके अंदर ट्रॉय को फतह करने के लिए ग्रीक्स जो थे उन्होंने घोड़ा बनाया, उस घोड़े के अंदर वो छुप गए, ठीक है, और उसको बाहर से बंद कर दिया गया। तो ट्रॉय के शहरियों ने ये समझा कि जो हमारे दुश्मन हैं वो शिकस्त मांग कर, और जो उनके गॉड्स थे, यानी कि घोड़ा जो था वो भी सॉर्ट ऑफ गॉड था, कि ये उसको इन्होंने नजराना पेश किया है गॉड, इसका घोड़े का मुजस्मा बना के, तो लिहाजा ये मुजस्मा हमें अपने शहर के अंदर ले जाना चाहिए। तो वो उस मुजस्मे को शहर के अंदर लेके जाते हैं, तो उस मुजस्मे के अंदर छुपे होते हैं ग्रीक के सिपाही, तो वो फिर निकलते हैं तो वो हमला कर देते हैं। तो इस तरीके से ट्रॉय का शहर जो है वो तबाह हो जाता है, यानी कि कोई अच्छी चीज़ जो है वो उसके अंदर कोई बुरी चीज़ डिस्गाइज करके आपके पास आ जाए तो उसको ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आप हमारा अपना कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये एग्जांपल आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगी कि हमारे यहाँ मीर जाफ़र मीर सादिक जो है वो किसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये नाम है ना लोगों के, लेकिन इसके साथ एक ख़ास किस्म का मीनिंग एसोसिएटेड है, गद्दार का मीनिंग एसोसिएटेड है, ठीक है। तो रिसेंट आपने अपनी जो हमारी मुल्की पॉलिटिक्स है उसके अंदर आपने सुना होगा ये सेंटेंस के जी, वो देखें वो जो मीर जाफ़र और मीर सादक जो है बाहर बैठा है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली उसका मतलब क्या है, जो भी बंदा बात कर रहा है उसका मतलब क्या, उसका मतलब है गद्दार बैठा है बाहर, क्योंकि ये जो लोग थे इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की थी और फिर इनका नेम जो है वो गद्दारी की सेंस में यूज़ होने लगा। इसी तरीके से करबला का वर्ड है जो कि शॉर्टेज ऑफ द वाटर के साथ एसोसिएटेड किया जाता है, कि जब हम किसी से अपना पानी मांगे और वो हमें पानी देने से इनकार कर दे तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा करबला का मंजर चल रहा है कि जो तुम मुझे पानी नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ होते हैं, और वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो उनको एक मीनिंग दे देता है और फिर वो मीनिंग अपना लेकर चलते हैं, ठीक है। और इनको हम कहते हैं एपोनिम्स। उम्मीद है मुझे कि आपको एपोनिम्स की समझ आ गई होगी। लास्ट जो आपका टॉपिक है मॉर्फोलॉजी के हवाले से वो है मॉर्फोलॉजी ट्री, ठीक है, या फिर वर्ड एनालिसिस। जब भी कोई वर्ड जो है वो, अगर आपको एनालिसिस इसका ऑब्वियसली पेपर के अंदर आ सकता है ना, अब हमने अफिक्सेस की, प्रीफिक्सेस की, सुफिक्सेस की,
सारी हमने बातें जो है वो बड़ी डिटेल में, फ्री मॉर्फीम क्या होते हैं, बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं, सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में हम डिस्कस कर ली ना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है किसी वर्ड का, वो आपको बनाने को अब कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी ट्री जो है ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मॉर्फोलॉजी है, तो ऑलरेडी जब हमने इस यूनिट के ऊपर डिस्कशन शुरू की तो उसमें हमने डिस्कस किया कि मॉर्फोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मॉर्फ एंड ओलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखें, मॉर्फ जो है वो नाउन है, और ओलॉजी जो है ये इसका क्या है, ये इसका अफिक्स है। तो ये मिलाकर एक वर्ड बनता है, और वो वर्ड क्या है, नाउन है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक इंतहाई कम्प्लेक्स किस्म का वर्ड है आपके सामने, एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म। पूरा वर्ड क्या है, एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियनिज्म, ठीक है। अब आप देखें तो इसका रूट वर्ड क्या है, सबसे पहले तो आपको रूट वर्ड देखना होगा। तो रूट वर्ड इसके अंदर है इस्टेब्लिश, ठीक है। अगर आप इस्टेब्लिश को निकाल दें तो फिर ये पूरा वर्ड जो है ये कलेप्स कर जाता है। तो रूट वर्ड जो है इसके अंदर वो इस्टेब्लिश है, और इस्टेब्लिश क्या होता है, ये वर्ब होता है, ठीक है। अब इस्टेब्लिश के साथ हमने अफिक्स लगा दिया मेंट। तो मेंट जब लग जाता है किसी चीज़ के बारे में, किसी भी वर्ड के साथ, तो वो उसको नाउन बना देता है। अब ये वर्ब के साथ अफिक्स मेंट लगा तो ये बन गया नाउन, ठीक है। अब इसके साथ हमने एक और अफिक्स लगा दिया, वो अफिक्स क्या है, डिसएस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब अगेन चूंकि आखिर में मेंट लगा हुआ है तो ये नाउन ही रहेगा, ठीक है। अब आपने बना दिया डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियन। तो यहाँ पे इन्होंने नाउन लिखा है, लेकिन बहरहाल डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियन जो है इट इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियन सिस्टम, तो सिस्टम नाउन है और डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियन उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियन, अगेन इट इज़ एन एडजेक्टिव, और उसके आगे जब हम इज़म लगा देंगे, एंटी डिसएस्टेब्लिशमेंटेरियन इज़म, ठीक है। तो इज़म जो है वो अगेन नाउन बनाता है, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव जो है वो उसके साथ अफिक्स जब इज़म लगेगा तो वो उसको नाउन बना देगा। तो इस तरीके से किसी भी वर्ड का जो है वो एनालिसिस किया जा सकता है, और आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आपको प्रैक्टिकल जो है वो एनालिसिस किसी वर्ड का आपके पेपर में दे दिया जाए। सो दैट इज़ ऑल फॉर द यूनिट ऑफ मॉर्फोलॉजी। थैंक यू so much for listening. Do not forget to like the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.